साथियों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, जो कि कक्षा 10 यानी 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश पे। प्रकाश क्या है? जैसे बच्चों हम जानते हैं, हमें हर वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जब कभी हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब इस आधार पे हम प्रकाश को परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। अर्थात प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, और जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, इस आधार पे, प्रकाश के आधार पे वस्तुएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्रदीप्त वस्तुएं यानी जिन्हें ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं, और दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो कि प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करती है, वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, दिया जलता हुआ, जो भी टॉर्च, जलती हुई टॉर्च, ये सभी प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अर्थात ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं वो होती है जो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, लेकिन इन पे अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को ये परावर्तित करके हमारी आंखों तक भेजती हैं, जिससे वो हमें दिखाई देती हैं। तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं। ध्यान रखिए, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं, और ये हमारे नेत्रों में पहुंचती है और हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ये वस्तुएं कहलाती है अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। जैसे मेज, कागज, कुर्सी, चंद्रमा। आप जानते हैं चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे बच्चों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में एक सरल रेखा में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसा कि आप जानते हैं, आप पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि तरंगे हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक है विद्युत चुंबकीय तरंगे, दूसरा यांत्रिक तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव्स। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके चलने के लिए, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये प्रकाश किरणें या ये किरणें निर्वात में भी चल सकती हैं। वो तरंगे कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। और यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस माध्यम हो, द्रव हो या गैस हो, किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है जिन तरंगों को चलने के लिए, वो तरंगे कहलाती है हमारी यांत्रिक तरंगे। फिलहाल बात करते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या विकिरणों के रूप में एक सरल रेखा में चलता है। बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बारे में एक वैज्ञानिक हैं रोमर, उन्होंने बताया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन आदि घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। ये वे घटनाएं हैं जिनका हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल से इनकी स्टडी करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। तो बच्चों, ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको अपने नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इससे संबंधित पहले एक बात को आप गौर करेंगे, गौर किया होगा आप लोगों ने कि जब कभी किसी तल पर या दीवार पर या फर्श पर कभी गेंद मारते हैं तो वापस लौट के आती है।
तो प्रकाश के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि प्रकाश जब कभी भी किसी तल से टकराता है तो वो वापस उसी प्रकार लौट के आता है जिस प्रकार से दीवार पर गेंद मारने पर गेंद वापस लौट के आती है। तो अगर ये प्रकाश दर्शाता है तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का किसी चिकने तल जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? अब जैसे चित्र से स्पष्ट है, मान लीजिए हमारा कोई समतल दर्पण है, यहाँ पर एक प्रकाश किरण AB है जो कि इस तल पर आपतित हो रही है। ये हमारा B बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा। यहीं से प्रकाश किरण जो आई है वो परावर्तित हो जाती है, यानी जो चित्र में BC दिखाई देता है ये परावर्तित किरण कहलाती है। और इस आपतन बिंदु B पर अगर आप इस तल पे लंब एक रेखा खींचे BN, तो इसे हम तल पे डाला गया अभिलंब कहते हैं। क्लियर? और यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण एंगल I ये आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण एंगल R परावर्तन कोण कहलाता है। क्लियर है ना? ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक बात आप ध्यान रख लीजिए, चूंकि ये प्रकाश किरण जिस माध्यम में से जाती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है परावर्तन के बाद, इसीलिए परावर्तित प्रकाश की चाल, परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो आपतित प्रकाश किरण का जो चाल और तरंगदैर्घ्य होती है वही चाल और तरंगदैर्घ्य परावर्तित प्रकाश किरण की भी होती है। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परावर्तन के नियम की। तो बच्चों किसी भी चिकने तल से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इन दो नियमों के अंतर्गत ही प्रकाश का परावर्तन होता है। इन्हें हम परावर्तन के नियम के नाम से जानते हैं। परावर्तन के निम्न दो नियम हैं। नंबर 1, जो चित्र में अभी आपने देखा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये सदैव बराबर होते हैं। नियम नंबर 1 कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। एंगल I इक्वल टू एंगल R। और दूसरा जो आपतित किरण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम हमारे हैं परावर्तन के नियम। इस पॉइंट का मतलब बच्चों देखो ये है कि अगर हमारे पास में, इसको समझ सकते हैं, ये हमारा मान लीजिए ये तल है, कोई चिकना तल है, इस पर ये है हमारी आपतित किरण। सिंपल सी बात है, जब ये प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित होगी तो यहां से ये परावर्तित भी हो जाएगी। यहां से ये आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो जो अभिलंब होगा इस आपतन बिंदु पर बीचों बीच में और इन दोनों के सीध में, बिल्कुल सीध में, ना आगे ना पीछे, यानी ये तीनों हमारे आपतित किरण जो ब्लैक पेन है और ये ब्लू पेन है, परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब, ये तीनों बिल्कुल एक ही सीध में होंगे, मतलब बिल्कुल एक ही तल में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये पीछे होता है तो इस कंडीशन में भी ये दोनों कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो सकते हैं। अगर ये आगे होता है तब भी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो सकते हैं। लेकिन नियम हमारा है कि तीनों हमारे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी परावर्तन के ये दो नियम हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें बच्चों इस पे आधारित एक छोटा सा एक बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे इसको अगर आप समझना चाहें तो अगर ये हमारा कोई तल है, कोई दर्पण है, और इस दर्पण पे अगर लंबवत अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, ये हमारा एक दर्पण बनाया है, इस पर ये प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो ये
अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगर इसको एक्सप्लेन आप कैसे करेंगे, आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा कि ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण और इसी दिशा में हमारा जो आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं वो भी हमारा इस दिशा में होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब जब दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, इसका मतलब आपतन कोण 0 हो गया। आपतन कोण 0 है तो निश्चित सी बात है परावर्तन कोण भी 0 होगा। इसका मतलब वो तभी 0 होगा जब जिस रास्ते प्रकाश किरण आई है उसी रास्ते लौट जाए। इसका मतलब है, इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं, चूंकि एंगल आई बराबर 0 और परावर्तन के नियम से चूंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब प्रकाश किरण लंबवत आई है, लंबवत जाएगी। यानी इसको आप एक थ्योरी के फॉर्म में आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जब कभी किसी तल पे प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन पे कभी कभी इस टाइप के कुछ आंकिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कभी कभी किसी ये इस टाइप का कोई प्रश्न मिल जाता है, आपतित किरण परावर्तित किरण और इन दोनों के बीच का जो कोण है, टोटल जो कोण बनता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण 60 डिग्री दे दिया जाता है, या कोई भी कुछ भी मान आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपतन कोण व परावर्तन कोण कितने कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं ये वाला कोण एंगल आई है, ये वाला कोण एंगल आर है, और आप जानते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। अब यहां पर ये एंगल आई और एंगल आर का ही तो योग है 60 डिग्री, तो आप यहां लिखेंगे चित्र से एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। बट परावर्तन के नियम से ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो आप एंगल आई प्लस एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री यानी 2i इक्वल टू 60, तो एंगल आई कितना हो गया, एंगल आई हो गया हमारा 30 डिग्री। और आप जानते हैं कि एंगल आई और एंगल आर परावर्तन नियम से बराबर होते हैं, इसलिए आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। और कभी कभी इस टाइप के भी आंकिक पूछ लिया जाता है, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी कभी इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण ये अभिलंब है और यहां पर एक कोण आपको दे रखा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है ये कोण हमारा आपतन कोण है, ये हमारा परावर्तन कोण है। अब इस तरह का चित्र देख करके आप लोगों से पूछा जाएगा कि यहाँ पर परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपको सिंपल सी बात लिखनी है कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब चूंकि आपको आपतन कोण दे रखा है, एंगल आई दे रखा है, तो एंगल आई यानी आप इसको समझ सकते हैं, देखिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज गिविंग हियर दैट इज 30 डिग्री एंड आपसे पूछा गया है परावर्तन कोण, इसका मतलब परावर्तन कोण का मान कितना हो गया 30 डिग्री, तो एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो है आपका, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण यानी कि मिरर। तो ये दर्पण को परिभाषित करने से पहले आप इसको ये समझ सकते हैं, जैसे आपने कांच का, जैसे आपने एक फुटबॉल देखी है, आपने फुटबॉल या कोई गेंद की आप एक इमेज कर सकते हैं इसमें। ये तो अभी गेंद या फुटबॉल तो यहाँ मौजूद नहीं है मेरे पास में, लेकिन इसको समझाने के लिए आप एक चीज मेरे पास है, इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों देखो एक प्लेट आती है, ये क्रॉकरी की जो प्लेट आती है, ये इसका शेप हल्का सा ये है, गोलाकार होता है, ऐसा लगता है जैसे ये किसी एक कांच के खोखले गोले का भाग हो। ये देख लीजिए पूरा, ये ऐसा लगता है जैसे ये पूरा एक कांच के खोखले
गोले का भाग है पूरा ये, यानी ये पूरा कांच का खोखला गोला रहा होगा, इसमें से हमने इतना भाग हमने इसको काट के अलग कर लिया है। तो जब भी मैं कांच के खोखले गोले की बात करूंगा तो आप इमेजिन करेंगे कि ये कांच का खोखला गोला रहा होगा, इसी को काट करके दर्पण बनाए जाते हैं। चलिए इससे पहले शुरू करते हैं बच्चों दर्पण पे, कि कांच के किसी भी टुकड़े के एक ओर चांदी या पारे की कलई करके उस पर लौह ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे दूसरा तल परावर्तक और चमकदार बन जाता है। इस प्रकार बनी युक्ति दर्पण कहलाती है। जी हाँ, आप लोग अपने घरों में भी आप लोगों ने देखा है कि जिस दर्पण में हम लोग अपना चेहरा सुबह सुबह उठकर देखते हैं, उस दर्पण में पीछे की तरफ एक रेड कलर की या ब्राउन कलर की आप लोगों ने पॉलिश देखी होगी। एक्चुअल में उस पॉलिश को चढ़ाने से पहले उसके पीछे चांदी या पारे की कलई की जाती है और उसके ऊपर उसको रोकने के लिए ऊपर लौह ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से जब एक साइड में लौह ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जो दूसरी वाली साइड जो है वो चमकदार और परावर्तक हो जाती है। परावर्तक का मतलब है जब प्रकाश किरण उस पर गिरेगी तो वो उसको उस वापस लौटा देगी। तो इसे हम दर्पण कहते हैं। यानी कांच का टुकड़ा कैसा भी हो, कांच के टुकड़े के एक ओर चांदी की पॉलिश कर देने पर, चांदी की या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लौह ऑक्साइड का पेंट जब कर दिया जाता है तो दूसरी वाली साइड चमकदार और परावर्तक हो जाती है। इस प्रकार बनी युक्ति दर्पण कहलाती है। अब बच्चों दर्पण हमारे जो है वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से इस स्तर पे, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, समतल दर्पण एंड गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है, गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण क्या है आइए जानते हैं। अगर हम कांच दर्पण के बनाने में कांच का कोई समतल टुकड़ा लें, इस प्रकार से हम ये भाग ना लेकर के एक चपटा भाग लें, जैसे मान लीजिए जैसे ये एक स्केल है, ये समतल है, अगर इसके एक ओर चांदी की या पारे की कलई करके दूसरी वाली साइड चमकदार या परावर्तक कर ली जाए तो इस प्रकार जो बना दर्पण है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जी हाँ, हम लोग जब नाई की दुकानों में जाते हैं शेविंग कराने के लिए या बाल कटाने के लिए, तो जो दीवारों पे जो दर्पण लगे होते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। और ध्यान रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसको जब चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं तो आप देखिएगा ये इस प्रकार से एक सीधी रेखा खींचते हैं और एक तरफ से इसमें कलई कर दी जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा समतल दर्पण कहलाता है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। जी हाँ, अगला दर्पण है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। बहुत ही आसान सी चीज है, जो अभी जो चीज मैंने आपको दिखाई थी, ये हमारा एक क्रॉकरी एक प्लेट है। इस प्लेट को देख के लगता है जैसे ये कांच का कोई खोखला गोला रहा होगा ये। तो अगर हम कांच के खोखले गोले को काटकर इस प्रकार से हम कोई भाग ले लें, यानी कांच का कोई खोखला गोला है उसको काट करके हम एक पार्ट जो है ये निकाल लें, तो इस पे अब अगर हम अंदर से पॉलिश करेंगे, बाहर से जो बल्जिंग आउट सरफेस है उभरा हुआ भाग है, अगर इस पर हम पॉलिश कर देंगे तो भीतर वाला तल चमकदार परावर्तक हो जाएगा, और अगर भीतर पॉलिश कर देंगे तो बाहर जो उभरा हुआ भाग है वो चमकदार और परावर्तक हो जाएगा। इसका मतलब है गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होंगे। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा में गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं कलई करने के आधार पे कि कलई किस साइड से की गई है, इस बात के आधार पर हमारे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसे बच्चों हमारा पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम समझते हैं, अगर एक ऐसा गोलीय दर्पण, जी हाँ ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसका मतलब है ये दोनों को दोनों कांच के खोखले गोले कर काट के बनाए गए हैं। तो इसमें अगर ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है, इसका मतलब ये जो है परावर्तक तल ये दबा हुआ है
निश्चित तौर पे बाहरी जो उभरा हुआ भाग है उस पर चांदी या पारे की कलाई करके भीतर वाले तल को चमकदार या परावर्तक बना लिया गया है। इसका मतलब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो दर्पण कहलाता है वो अवतल दर्पण कहलाता है, यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका जो दबा हुआ भाग है ये परावर्तक और चमकदार होता है, इसे हम अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण जो है, जो कहने का एक कारण ये है कि जो अवतल दर्पण होता है ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। बच्चों उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की। ये ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। निश्चित तौर पे ये हमारा कांच के खोखले गोले को काटकर ये बनाया गया है। उभरा हुआ तल अगर हमारा ये चमकदार व परावर्तक तल है, इसका मतलब है इसके भीतरी दबा हुआ भाग जो है इस पर हमने चांदी या पारे की कलाई की है। तो भीतरी दबा हुआ तल हमारा हो गया पॉलिशनुमा, तो बाहरी तल उभरा हुआ जो है वो हमारा चमकदार और परावर्तक हो गया। तो ये इस प्रकार जो दर्पण है इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। और इस उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, यानी वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और अपसारी दर्पण कहने के पीछे केवल एक कारण है कि जो भी प्रकाश किरण इस पर पड़ता है तो प्रकाश किरणों को यह फैला देता है, यानी कि प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी मींस डाइवर्जेंट मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। और ये जो अभिसारी दर्पण था अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इट इज कन्वर्जिंग मिरर एंड इट इज डाइवर्जिंग मिरर। तो बच्चों ये अवतल दर्पण और अवतल दर्पण ये हो गया प्रकार, इनको ध्यान से समझते हुए चलेगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी। बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें चूंकि आगे चैप्टर में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है तो इनके समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इसमें दर्पण का ध्रुव। तो देखिए चित्र में यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे कि ये हमारा आप जानते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है और ये जो हमारा है ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर चूंकि इसके एक साइड में बाहर से हमारी पॉलिश की हुई है बाहरी उभरे हुए तल से, जिससे भीतरी दबा हुआ तल हमारा चमकदार व परावर्तक हो गया है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसी परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये अगर हमारा अवतल दर्पण है तो इसका भीतर वाला परावर्तक तल है, तो यहां से लेके यहां तक जो परावर्तक तल है इसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक का तल जो है वो परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि गोलीय दर्पण का जो भी परावर्तक तल होगा उसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, पोल ऑफ द मिरर। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बहुत ही आसान है इसको समझना कि गोलीय दर्पण आप सब जानते हैं, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाने वाला दर्पण है। यानी कांच का खोखला गोला जो है ये गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, यानी ये गोलीय दर्पण चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं उसके केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण कांच के इस गोले को काटकर बनाया गया होगा, इसका केंद्र इधर होगा, तो ये इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, जो कि अवतल दर्पण के बाईं ओर होता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो ये हमारा इस कांच के गोले को काट के बनाया गया होगा, इसका केंद्र इधर होगा, तो ये
उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। और बच्चों अगला जो टॉपिक है वो हमारा है वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो अभी हम लोगों ने बात की उससे मिलती जुलती ही परिभाषा है कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या इन दर्पणों की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये हमारा परावर्तक तल है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो इस जो गोलीय दर्पण का जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया गया है तो उसकी त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये उत्तल दर्पण कांच के इस खोखले गोले को काट के बनाया गया है, इसकी त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और अगर मैथमेटिक्स की भाषा में कहें कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब है अवतल दर्पण के अंदर वक्रता त्रिज्या दर्पण के बाईं ओर होती है और उत्तल दर्पण के अंदर वक्रता त्रिज्या दाहिनी ओर होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस ये है जो हम लोगों ने अभी दर्पण में दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बारे में जाना, तो इससे होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा है इसे गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। मेन एक्सिस यानी दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, मेन एक्सिस। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मुख्य फोकस यानी कि मेन फोकस। मेन फोकस के बारे में हम ये जानेंगे कि ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात में मुख्य अक्ष के बिंदु F से होकर गुजरती है। ऐसे ही उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में इसको चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण में जब परावर्तित होती हैं तो ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसी बात को उत्तल दर्पण के सतह पे जाकर देखें, ये हमारा उत्तल दर्पण है और अगर इस उत्तल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात आप सब जानते हैं उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसादित कर देता है, यानी फैला देता है इस तरीके से। तो जब आप इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा वो बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी अगर इन दोनों को मिला दिया जाए मुख्य फोकस की एक मिलीजुली परिभाषा बनाने के लिए गोलीय दर्पण की, तो हम जानेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है यानी अवतल दर्पण में, या गुजरती हुई प्रतीत होती है यानी उत्तल दर्पण में, ये दोनों बिंदु ही अपने अपने दर्पणों के मुख्य फोकस कहलाते हैं, जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसके बाद में आता है फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ से आप क्या समझते हैं। बच्चों जो अभी हम लोगों ने अभी जो देखा है मुख्य फोकस, तो दर्पण के ध्रुव P से लेकर के मुख्य फोकस F तक की जो दूरी है इसको हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल। यहाँ पे जो मुख्य फोकस है वो कैपिटल F से प्रदर्शित है और फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें उत्तल दर्पण के अंदर, तो उत्तल दर्पण के अंदर दर्पण के ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस F तक की दूरी PF, इसको हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, यानी ये हमारा है फोकल लेंथ। इसे भी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें हैं, एक गांठ बांध के अपने आप दिमाग में रख सकते हो
कि अवतल दर्पण के अंदर जो फोकस दूरी है वो दर्पण की बाईं ओर है, जो परावर्तक तल है उसकी ओर है, और उत्तल दर्पण के अंदर जो मुख्य फोकस है या कहें जो फोकस दूरी है वो उत्तल दर्पण के दाहिनी तरफ है। जहां तक आप देख पा रहे हैं अवतल दर्पण के अंदर सारी दूरियां हमारी दर्पण के बाईं ओर है, चाहे वो हमारी P से लेकर F तक की दूरी फोकस दूरी हो, चाहे P से लेकर के C तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या हो, ये सभी दर्पण के बाईं ओर है। लेकिन उत्तल दर्पण के अंदर P से लेकर F तक की दूरी फोकस दूरी स्मॉल f ये हमारा दाहिनी ओर है, और P से लेकर C तक की दूरी जो हमारी है वक्रता त्रिज्या वो भी हमारा दर्पण के दाहिनी ओर है। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। मुख्य फोकस के बाद हमारा फोकस दूरी बात हो गई। दर्पण के ध्रुव से लेकर के जो मुख्य फोकस तक की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। और ध्यान रखिए ये जो फोकस दूरी है ये जो वक्रता त्रिज्या होती है उसके बीच मध्य बिंदु पे होती है। इसका मतलब है वक्रता त्रिज्या के आधी जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। यानी कि फोकस दूरी f बराबर हो जाता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। और यहां से बच्चों अक्सर एग्जाम में बहुत आसान से क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर किसी अवतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपसे दे दिया जाए और वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ लिया जाए, या वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया जाए और फोकस दूरी पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन जो है ये वेरी कॉमन है, बहुत ही आसान है। तो फोकस दूरी के बाद जो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ये जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है वो अगर किसी दर्पण की 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? नेचुरल सी बात है, फोकस दूरी f इक्वल टू r/2 यानी 30/2 यानी f बराबर 15 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको अपने नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है फोकस तल और दर्पण का द्वारक। फोकस तल का मतलब है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन आप ये समझ लीजिए, अगर हमारा जैसे एक चित्र के माध्यम से आप इसको समझ लीजिए, ये अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, अगर अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें आप जानते हैं कि ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तो यहाँ पर जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो एक मुख्य फोकस से गुजरती है। आप यहाँ पर एक कोई तल रख दीजिए। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर जो फोकस बिंदु है ये, इस फोकस बिंदु पर अगर आप कोई कागज कोई प्लेट को रख दीजिए, कोई तल यहाँ पे रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रकाश की किरण भी इसके लंबवत है। यानी जो तल है इसके लंबवत है आपकी किरण, और परावर्तन के पश्चात भी ये इसी से गुजर रहा है, फोकस तल से गुजर। यानी कि आप कह सकते हैं इसी जो तल है इसे कहते हैं फोकस तल, जो कि फोकस बिंदु से होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। इसको हम कहते हैं फोकस तल। यानी ध्यान रखिएगा ये डेफिनेशन के अंदर ये मेंशन नहीं है कि फोकस तल जो होता है वो आपके किरण के लंबवत होता है। तो आपको परिभाषा में केवल ये लिखना है गोलीय दर्पण के जो मुख्य अक्ष के लंबवत व फोकस बिंदु से होकर, ये फोकस बिंदु है और इसी के लंबवत मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस बिंदु से होकर जो गुजरने वाला तल होता है इसे हम फोकस तल कहते हैं, फोकल प्लेन। बच्चों इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक है वो है द्वारक। द्वारक का मतलब है एपर्चर, एपर्चर ऑफ द मिरर यानी कि दर्पण का द्वारक। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा है कि गोलीय दर्पण का जो भी परावर्तक तल है उसको हम दर्पण का जो परावर्तक तल है उसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जी हाँ, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल है उसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, एपर्चर ऑफ द मिरर। ये 10th लेवल पे अगर आप ये परिभाषा लिखेंगे तो 10th स्तर के बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो को वो केवल इसी को ही लिखेंगे। और अगर 12th लेवल पे अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अगर प्रकाश के परावर्तक को, क्योंकि ये सेम टॉपिक आपका 10th में भी है और 12th में भी है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि ये वीडियो जितनी बेनिफिशियल 10th के बच्चों के लिए हो उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल
12th के बच्चों के लिए भी ये वीडियो रहेगी। तो अगर 12th के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो 12th वाले बच्चे भी इस चीज को थोड़ा सा अपग्रेड करके लिख सकते हैं कि जो दर्पण में जो परावर्तक तल होता है, ये परावर्तक तल के जो दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों को जो मिलाने वाली जो जीवा होते हैं, इसकी जो मूल लंबाई है, इसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी जो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल है, इनकी दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जिसे हम जीवा कहते हैं, इसकी पूरी लंबाई है, ये हम दर्पण के द्वारक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आज के लिए सफिशिएंट है, आज के लिए पर्याप्त है। और आगे हम लोग अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, दर्पण सूत्र और ढेर सारे टॉपिक हैं। और हो सकता है कि अगले टॉपिक में हम लोग उसको पूरा फिनिश करने का प्रयास करें। और आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जो है पॉजिटिव फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर कहीं आपको वीडियो में कहीं किसी तरह की कमी भी लगती है तो भी कमेंट सेक्शन में आकर मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले एक बात कि अगर ये वीडियो आपको लगता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि अधिक से लॉकडाउन के इस पीरियड में अधिक से अधिक बच्चे घर बैठ करके अपना सिलेबस पूरा कर सकें। शुभकामनाएं।